अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड अभी हाल ही में भारत आई। भारत में आकर उसने मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी करी। इस मुलाकात के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा हुई वो थी कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की जो बांग्लादेश में रिजीम है उसको अब हटाने का समय आ गया है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो माइक्रो लेवल पर प्लान क्या है और वो कैसे एग्जीक्यूट होने जा रहा है। सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता ये है कि बांग्लादेश को आइडेंटिफाई कर कर वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार इसलिए लाई गई क्योंकि उसका कारण था एलोन मस्क। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एलोन मस्क की अपनी कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक के तहत एलोन मस्क बड़े लंबे समय से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होकर उस समय रशिया और यूक्रेन के युद्ध में वो बेसिकली यूक्रेन को समर्थन देते हुए इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा था। इन इंटरनेट सुविधाओं के तहत जो यूक्रेन की सेना थी वो ग्रास रूट लेवल पर रूस के खिलाफ अपने ऑपरेशन स्टारलिंक के तहत बहुत अग्रेसिव लेवल पर कर रही थी। इनिशियल लेवल पर जितना भी अमेरिका का एड और पैसा उस समय यूक्रेन को जो दिया जा रहा था, उस समय जो असला बारूद दिए जा रहे थे वो रूस के खिलाफ अग्रेसिव लेवल पर प्रयोग हो रहे थे। उस समय सबसे महत्वपूर्ण एक देश था जिसका नाम था चीन। चाइना उस समय बेसिकली रूस के साथ समर्थन में खड़ा था और उसने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बोल दी थी कि हम इस रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चाइना ने उस समय रूस के साथ खड़े होकर इस युद्ध को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व भी किया। चाइना के हित में था इस युद्ध को ऑब्जर्व करना, क्योंकि चाइना देख रहा था कि ये पहली बार अमेरिका का पैसा एक ऐसे देश को दिया जा रहा है जिसके तहत एक लड़ाई लड़ी जा रही है बड़े एडवर्सरी यानी कि रूस के खिलाफ। चाइना इसको इसलिए भी स्टडी करना चाहता था क्योंकि कल को चाइना को ये बात पता थी कि अगर अमेरिका मान लीजिए यही चीज़ गेम ताइवान में अपनाएगा और ताइवान को मान लीजिए स्टारलिंक की सुविधा प्रोवाइड करके हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो हम उसके कोर एडवर्सरी हैं, लेकिन ताइवान जो है वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का यूक्रेन होगा। तो इस मद्देनज़र से चीन ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल स्पष्ट रखा था। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब स्टारलिंक की सुविधाओं के तहत यूक्रेन को एक एज मिल रहा था उस लड़ाई के दौरान, तो चीन ने उस समय सजेशन दिया रूस को कि आप एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कीजिए। काम ये था कि जितने भी यूक्रेन की सेना के लोगों को आप मार गिरा रहे हैं उनको सिर्फ मार गिराकर छोड़िए मत, बल्कि अपनी सेना को ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर कम्युनिकेट करके बोलिए कि उनके स्टारलिंक के डिवाइसेस को भी उठा लें। रूस ने चंद महीनों के अंदर अंदर स्टारलिंक के वो सारे के सारे डिवाइस उठाने शुरू कर दिए और जैसे ही उन्होंने वो उठाए तो रूस और चाइना ने मिलकर उस स्टारलिंक को पूरे के पूरे स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी के तहत खोलकर समझने की कोशिश करी कि गेम क्या चल रहा है और किस प्रकार से ये स्टारलिंक की सुविधा के तहत यूक्रेन की सेना को एक प्रकार का एज मिल रहा था। जैसे ही ये चीज़ अमेरिका को समझ आई, अमेरिका ने एलोन मस्क को तुरंत जो है दबाव डालकर उसको बोलना शुरू कर दिया कि आप जो रूस के हाथ लगे हुए टर्मिनल्स हैं उनको बंद कीजिए। अब उस समय एलोन मस्क ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पर कौन सा टर्मिनल इस समय जो है वो रूस यूज़ कर रहा है या उस समय यूक्रेन यूज़ कर रही है। कोई हमारे यहाँ पर स्टारलिंक में आधार ऑथेंटिफिकेशन लेवल पर OTP तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और एलोन मस्क के बीच में अनबन होने लग गई। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलोन मस्क को साइडलाइन करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई रणनीति बनाई कि हमें कुछ भी करके ये स्टारलिंक जो है इसकी टेक्नोलॉजी चीन तक नहीं पहुँचने देनी है। और यहाँ पर क्योंकि चीन बेसिकली रूस का समर्थन करके खड़ा है तो हमें कहीं ना कहीं चीन को डाइवर्ट करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में चीन को डाइवर्ट करने के नज़रिए से पहली बात बांग्लादेश को आइडेंटिफाई किया गया 2022 में। तो 2022 में जब बांग्लादेश को आइडेंटिफाई किया गया उसके दो बड़े कारण थे। पहला, चीन जो है बांग्लादेश को बहुत अग्रेसिव लेवल पर अपने साथ जोड़ चुका था। आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना का रेजिम था उसने इस हद तक ये बात बोल दी थी कि बांग्लादेश जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को भी चीन के जो हैं वो अपनाएगा। चीन उस समय बांग्लादेश को सबमरीन लेवल पर, डिफेंस लेवल पर हर तरफ पे ट्रेनिंग दे रहा था और वो बेसिकली बांग्लादेश को एक अपना बेस बनाने के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि अमेरिका की गतिविधियां जो इंडो पैसिफिक में थी उसको काउंटर करने के लिए चीन ने बांग्लादेश को एक अपना टेरिटरी बेस लेवल पर बनाने की सोच रखी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की
जो सलाहकार थे अमेरिका के अंदर, जो सुरक्षा विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम बेसिकली यूक्रेन से चीन को डाइवर्ट करने के लिए बांग्लादेश में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक इमर्जिंग बेस टेरिटरी है जो चीन के मद्देनज़र है। अगर यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ पैदा होंगी तो चीन का सारा फोकस रहेगा कि अपने बेसिकली बांग्लादेश के इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, और फिर वहाँ पर हम जो है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जो है हमें अपनी गतिविधियाँ जो करनी है हम कर लेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लेडी है विक्टोरिया नुलैंड, ये बेसिकली 2022 में सबसे पहली बात आती है बांग्लादेश। ये आती है बांग्लादेश इस नज़रिए से कि ये कहती है कि भाई अमेरिका बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग में हमें भाग लेना है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में बड़े लंबे समय से एक डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग DCD चल रहा था। उस DCD को बेसिकली भाग लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहली बात तो विक्टोरिया नुलैंड वहाँ पर आती है 2022 में। अब डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग में एक जगह पर जहाँ विक्टोरिया नुलैंड बैठी होती है वहीं पर शेख हसीना होती है। शेख हसीना को विक्टोरिया नुलैंड जो है उस समय कहती है पहली बात तो डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग के दौरान कि आप अपनी चीन से गतिविधियों को घटाएं। ये एक अपफ्रंट लेवल पर असॉल्ट था जो शेख हसीना के रेजिम पे था। शेख हसीना ने कहा कि आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें अपनी गतिविधियां किससे बढ़ानी है या घटानी है, आप जिस पर्पज़ के लिए आई हैं आप वो काम कीजिए। इस दौरान फिर जो है विक्टोरिया नुलैंड ने अपने ओरिजिनल पत्ते खोल दिए। उसने सीधा सीधा शेख हसीना को बोला कि देखिए मैडम, ऐसा है, आपके यहाँ पर एक टेरिटरी है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है आपका, हमें इस आइलैंड में बेसिकली अपना प्रेजेंस चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि हम वो आपको प्रेजेंस नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना को ये दबाव डालकर क्यों बोला गया कि सेंट मार्टिन लेवल जो आइलैंड है हमें उस पर बेस टेरिटरी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि देखिए शेख हसीना, हम आपके साथ एक ऐसा यहाँ पर बैठे हुए इस डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग में एक डिफेंस एक्सरसाइज को विजुअलाइज कर लेते हैं, एक नई डिफेंस एक्सरसाइज क्रिएट कर लेते हैं, और फिर हम ये कहेंगे कि अमेरिका की जो बेसिकली सेना है और अमेरिका की जो नौसेना है वो सेंट मार्टिन आइलैंड में आएगी और वो बांग्लादेश की सेना और उसकी नौसेना को ट्रेनिंग देगी। तो हम एक ये नया गेम कंसेप्चुअलाइज कर लेते हैं और ये सारा का सारा खेल जो है सेंट मार्टिन आइलैंड से एग्जीक्यूट होगा, तो आप हमें वहाँ पर प्रेजेंस दे दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को ये बात पता थी कि इन लोगों का कोई उद्देश्य बांग्लादेश की सेना या नौसेना को ट्रेन करने का नहीं था। इनका उद्देश्य केवल ये था कि ये चाहते थे कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में अपना बेस बनाकर पहली बात तो वहाँ पर अपनी गतिविधियों को अंजाम दें। अब जैसे ही ये चीज़ शेख हसीना के जो उस समय सलाहकार थे उन्होंने उसको समझाई, शेख हसीना ने पूरा का पूरा गेम जो है विक्टोरिया नुलैंड का वहीं पर ऑन द स्पॉट मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद विक्टोरिया नुलैंड की तरफ से दो गतिविधियां हुई। पहली गतिविधि ये हुई कि विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग की मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब उसने वापस जाना था अमेरिका, वापस जाने के बजाय विक्टोरिया नुलैंड ने अपने ट्रिप को पहली बात तो बांग्लादेश में एक्सटेंड कर लिया और बांग्लादेश की मीडिया को जाकर उसने स्टेटमेंट दे दी कि अब हम डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग की मीटिंग समाप्त होने के बाद बांग्लादेश में कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रुकी हूँ। अब सरप्राइजिंग बात थी कि ये स्टेक होल्डर्स कौन थे? इन स्टेक होल्डर्स में से सबसे पहला एंड महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बेसिकली क्लिंटन फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट है। क्लिंटन फाउंडेशन यूएस एड का एक एक्सटेंशन एजेंसी थी, एक सब्सिडरी एजेंसी थी। क्लिंटन फाउंडेशन के दो कार्य होते हैं। क्लिंटन फाउंडेशन विश्व तौर पर कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को आइडेंटिफाई करती है जो पहली बात इंटेलेक्चुअल हैं। उन इंटेलेक्चुअल लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका इंटेलेक्चुअल बेस का प्रयोग करके देखती है कि क्या इनका इंटेलेक्चुअल लेवल का जो बेस है क्या वो लोगों से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। केस इन पॉइंट, मोहम्मद यूनुस की पूरी रिसर्च थी ग्रामीण बैंक के कॉन्सेप्ट पे। ग्रामीण बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं दी जाएं बैंकिंग की ग्रामीण लोगों को। अब ये चीज़ जो है अमेरिका के क्लिंटन फाउंडेशन को बड़ी महत्वपूर्ण लगी थी, क्योंकि उनको समझ आया कि ये ग्रामीण बैंक चाहे बांग्लादेश में कंसेप्चुलाइज हुआ हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस के इस ग्रामीण बैंक के आइडिया को अगर हमने विश्व के दूसरे देशों में दबाव डालकर वहाँ पर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी तो ये ग्रामीण बैंकों के तहत पहली बात तो यूएस एड जैसी संस्था को
क्लिंटन फाउंडेशन जैसी संस्था को ग्रामीण इलाकों में प्रेजेंस मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन ग्रामीण इलाकों में प्रेजेंस मिलने के बाद बैंकिंग सुविधाओं के नाम पर हम जो है बेसिकली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन अकाउंट्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत, चाहे वो पॉवर्टी के हों, हेल्थ सेक्टर के हों, एजुकेशन सेक्टर के हों, लेकिन ये नाम देकर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे बेसिकली क्रिश्चियन कन्वर्जन मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जब चीज़ ग्रामीण बैंक का जो पूरा मॉडल मोहम्मद यूनुस का जब इन लोगों को समझ आया था, तो क्लिंटन फाउंडेशन ने मोहम्मद यूनुस को सिर्फ नर्चर ही नहीं किया था, मोहम्मद यूनुस को उस समय नोबेल पुरस्कार भी दिलवाया था। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है नोबेल पुरस्कार का, रैमसेसे मैकडोनल्ड अवार्ड का, सॉरी रैमसेसे मैग्सेसी अवार्ड का, ये सारे मैग्सेसी अवार्ड विनर्स और ये सारे जो होते हैं, ये होते हैं बेसिकली आपके एक प्रकार के एसेट्स। तो इस प्रकार से इनका नर्चरिंग किया जाता है, इस प्रकार से इनको नर्चर करके सपोर्ट किया जाता है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब विक्टोरिया नूलैंड ने बोला कि हम अपने स्टेक होल्डर यानी कि मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे, तो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो उस दौरान एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मोहम्मद यूनुस को समझाया गया कि देखिए शेख हसीना जो है वो अड़ी हुई है, इसकी अड़चन को दूर करना है, और अड़चन को दूर करने के चक्कर में अगर शेख हसीना को भी हटाना पड़ जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं इस केस में, हम अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो विक्टोरिया नूलैंड ने करी, बांग्लादेश में बैठकर उसने म्यांमार के अंदर जो अमेरिका के बेसिकली कुकी चिन रिबेल्स वहाँ पर प्रयोग किए जाते थे, जो म्यांमार के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जाती थी, उनको एक्टिवेट करा। और 2022 में इन कुकी चिन रिबेल्स को बोला कि आप बेसिकली अपनी पूरी कुकी चिन की जो लीनिएज है, यानी कि जितने भी कुकी चिन लोग म्यांमार से लेके भारत में बैठे हैं, उन सबको एकजुट कीजिए और एकजुट कर कर जो है अग्रेसिव लेवल पर नैरकोटिक्स ट्रेड करना चालू कीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जो कुकी चिन रिबेल्स हैं और जो कुकी चिन लोग हैं, ये कुकी चिन लोग केवल म्यांमार के चिन प्रोविंस में नहीं रहते, इन कुकी चिन लोगों के ही रिश्तेदार भारत के अंदर, मणिपुर के अंदर भी जो कुकी लोग हैं, कुकी समुदाय के, वो भी रहते हैं। और विक्टोरिया नूलैंड ने जब इनको एक्टिवेट करने की बात करी तो 2022 में ये कुकी समुदाय के लोग एकदम से एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट कैसे हो गए कि भाई इनको बोला गया कि अब आप अग्रेसिव लेवल पर नैरकोटिक्स ट्रेड करना चालू कीजिए, क्योंकि हमें ड्रग ट्रेड का पैसा चाहिए और ये पैसे से बेसिकली बांग्लादेश में हमें खेल खेलना है। इसी रीज़न से आप देखिए कि विक्टोरिया नूलैंड की इस कमान के बाद, इस ऑर्डर के बाद तुरंत जो है मणिपुर एकदम से आग बबूला हो गया। मणिपुर आग बबूला क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जब कुकियों ने बहुत अग्रेसिव लेवल पर जो है नैरकोटिक्स का कल्टीवेशन और ट्रेड करना चालू कर दिया, तो उस समय मणिपुर की सरकार ने इन कुकी समुदाय के जो बेसिकली लोग थे, जो आज की डेट में ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जब उनके ऊपर कार्रवाई करनी चालू करी तो कुकियों ने तुरंत जो है अपना गुस्सा मेथियों के ऊपर निकालना शुरू कर दिया और मणिपुर में आग लग गई। और फिर भारत में भी कुछ चुनिंदा लोग थे जो सुबह से रात मणिपुर में आग है, मणिपुर में आग है बोल बोल कर इनका एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मणिपुर में भी गेम एक्टिवेट हो गया, मोहम्मद यूनुस को भी गेम समझा दिया गया। इसके बाद विक्टोरिया नूलैंड कुछ दिनों के बाद वापस अमेरिका चली गई। जब वो वापस अमेरिका गई तो वापस अमेरिका में जाकर उसने CIA के अधिकारियों से मुलाकात करी। CIA के अधिकारियों ने 202 मिलियन डॉलर्स US एड के लिए सैंक्शन करे। ये सैंक्शन करने के बाद पैसा अब बांग्लादेश पहुंचाया जाना था। अब सवाल ये है कि ये पैसा बांग्लादेश कैसे जाएगा? तो यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी थी। अमेरिका की CIA ने 202 मिलियन डॉलर सैंक्शन करा कि ये पैसा बांग्लादेश में जाएगा। बांग्लादेश में ये पैसा शेख हसीना के खिलाफ लगेगा। अब ये शेख हसीना के खिलाफ पैसा कैसे लगेगा? ये US एड के थ्रू जाएगा। US एड ने 202 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट को दिया। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने ये पैसा बेसिकली फर्दर एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी NED उसको दिया। और ये वहाँ से पैसा नेशनल एंडोमेंट डेमोक्रेसी से निकलकर सीधा गया एक व्यक्ति के पास बांग्लादेश में, जिसका नाम था मियां अरफी। मियां अरफी बेसिकली जो बाइडन का एडवाइज़र था, जो कि प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र था, जो बांग्लादेश में बैठा था। अब आप गेम देखिए, CIA का पैसा डायरेक्टली बांग्लादेश नहीं आ रहा है, अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रहा है, जिसमें से एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन US एड, उसके बाद दूसरा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, तीसरा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी।
1 मिनट के लिए आपका मैं समय और लूँगा इस बात को बताने के लिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि ये जो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी है ये और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस की संस्था है। इसको जॉर्ज सोरोस और उसका बेटा एलेक्स सोरोस जो है ये दोनों चलाते हैं। तो ये पैसा इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से पहुँचने के बाद मियाँ अरफी के हाथ में गया। मियाँ अरफी ने, जो कि जो बाइडन का एडवाइज़र था, बांग्लादेश में बैठकर इस पैसे को डिस्पर्स करना चालू करा। कैसे? उसने सबसे ये पहले पैसा दिया यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को बोला कि अब आप जाकर जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बेसिकली एकजुट करके एक मास स्टूडेंट लेवल पर प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए ये पैसे का प्रयोग करें। मोहम्मद यूनुस ने सारे स्टूडेंट्स को एकजुट करना चालू कर दिया। उसने स्टूडेंट्स को एकजुट करके सड़कों पे लाना चालू कर दिया। वहीं पर मियाँ अरफी ने ये पैसा $202 मिलियन डिस्पर्स किया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, ये पैसा दिया जमाते इस्लामी को, और ये पैसा दिया पाकिस्तान की ISI को। तो आप देखिए कि CIA का पैसा USAID के थ्रू, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन के तहत, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी और ISI, इस प्रकार से ये पैसा पूरा पहली बात तो फिल्टर होकर बांग्लादेश में पहुंचना शुरू हुआ। ISI ने जैसे ही ये पैसा पहुंचा, उसने सबसे पहले क्या करा कि जमातुल अंसार हिंद शर्किया नाम की एक संगठन को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। जमातुल अंसार हिंद शर्किया एक बड़ी महत्वपूर्ण संगठन थी, जो कि एक रेडिकल संगठन थी, जिसको ISI बड़े लंबे समय से नर्चर कर रही थी। जमातुल अंसार हिंद शर्किया जो है, इसमें ज़्यादातर लोग जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग थे। इस संगठन को पैसा मिलते ही इन्होंने सबसे पहले पैसा लेकर हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार चालू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, इन्होंने हिंदुओं की बहु बेटियों का बलात्कार किया, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा, और तीसरा इसके बाद उन्होंने जो है हिंदू मंदिर, हिंदू पावन पवित्र जितने भी स्थान हुआ करते थे, उनको डिसमेंटल करके तोड़ने का कार्य चालू करा। जैसे ही ये सारी गतिविधियां चल रही थी, उसी दौरान ये मत भूलिएगा कि मोहम्मद यूनुस की मदद से पूरे के पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था। और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग के तहत ISI, BNP, जमात शर्किया और ये सारे लोग मिलकर बेसिकली इन्होंने पहली बात तो शेख हसीना के रेजिम को डिक्टेटर के तरीके से हटा दिया, और हटाने के बाद मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब शेख हसीना एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस, तो अब आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस वही एक स्टेक होल्डर था जो आज की डेट में केयर टेकर बन गया। तो जब स्टेक होल्डर एक केयर टेकर व्यक्ति बन जाए, तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गतिविधियाँ किस प्रकार से अब आगे अंजाम देंगी। तो जब जैसे ही मोहम्मद यूनुस आया, उस समय हिंदुओं पर अत्याचार ऑलरेडी चल रहे थे, और जब हिंदुओं पर अत्याचार चल रहे थे उस समय पूरे के पूरे स्टूडेंट्स ने, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर सबसे पहली बात तो बांग्लादेश के अंदर पूरा के पूरे पावर स्ट्रक्चर पे कब्जा कर लिया। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान दूसरी चीज़ ये हुई कि जब पाकिस्तान को अब एक चीज़ ये समझ आई कि भाई ISI को बांग्लादेश अब एक प्लेफुल टेरिटरी मिल चुकी है, तो इस प्लेफुल टेरिटरी में गेम खेलने के लिए ISI का चीफ जो है उस समय बांग्लादेश की विजिट पे आया। जब ISI का चीफ विजिट करने आया, तो ISI के चीफ ने सबसे पहले आकर बांग्लादेश के साथ डिफेंस लेवल पर अग्रीमेंट साइन करे। ये पहली बार था बहुत लंबे समय के बाद ये एक ISI का चीफ डायरेक्टली बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश आकर उसने जब ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे, तो इसके तहत ISI के चीफ ने पाकिस्तान की तरफ से पैसा प्रोवाइड करा बांग्लादेश की मिलिट्री को कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो बांग्लादेश की हैं उसमें बेसिकली इलीगल तरीके से असला प्रोड्यूस किया जाए, ताकि ये असला जमाते इस्लामी को दिया जाए, ताकि ये असला जमातुल अंसार हिंद शर्किया को दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उसने ट्रेड का एक अग्रीमेंट साइन करा बांग्लादेश के मिलिट्री लोगों के साथ। ट्रेड का जो अग्रीमेंट था ये एक कवर था। कवर इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी पोर्ट्स थे, खास करके चिटागोंग पोर्ट, उन जगहों पर उद्देश्य ये था ISI का कि ट्रेड का कवर यूज़ करके हम बेसिकली प्रोवाइड करेंगे असला जो पाकिस्तान से आएगा, और ये असला बेसिकली फिर से दिया जाएगा जमाते इस्लामी को और जमातुल अंसार शर्किया को। तीसरे लेवल पर उसने क्या करा कि ISI के चीफ ने जाकर रोहिंग्या संगठनों से मुलाकातें करी, और रोहिंग्या संगठनों से मुलाकातें कर कर ये चीज़ को मैन्युफैक्चर किया कि भाई अब हमें इन रोहिंग्यास को एक्टिवेट करना है, ताकि इन रोहिंग्यास को एक्टिवेट करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसे ही ये चीज़ हुई, उसके बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया।
आईएसआई की चीफ की तरफ से कुछ इमेजेस जारी करवाई गई बांग्लादेश की मीडिया में कि आईएसआई का चीफ चिकन्स नेक इलाके के पास गया है, और जैसे ही ये बातें वहाँ तक पहुँचाई गई तो इससे ऑब्जेक्टिव ये था भारत को बेसिकली एक खलबली की सिचुएशन में डालना कि आईएसआई की गतिविधियां अब चिकन स्नैक की तरफ हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वो मैन्युफैक्चर्ड इमेजेस थी। आईएसआई का चीफ कभी गया नहीं था। इसको कहते हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव ये था कि यदि अगर ये इमेजेस भारत तक पहुंच जाएं, जो कि पहुंची भी, और भारत की मीडिया भी अगर इन इमेजेस को दिखाने लग जाए, जो कि उन्होंने दिखाया भी, तो उसके बाद ये होगा कि भारत की सुरक्षा सेटअप में खलबली मचेगी कि आईएसआई बेसिकली चिकन स्नैक में क्या करने जा रहा है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि भारत की जो एजेंसीज हैं वो तुरंत अपनी प्रेजेंस को चिकन स्नैक में बढ़ाएंगी, जिससे कि भारत के रिसोर्सेज ड्रेन होंगे। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एसेट्स एक्टिवेटेड थे चिकन स्नैक में, उन्होंने इस बात को कंफर्म करके सरकार को बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसी विजिट नहीं हुई है, हमारे ग्राउंड लेवल पर एसेट्स हैं, हमारे पास पूरी इमेजरी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उनका चिकन स्नैक में था, ये पूरा का पूरा निगेट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, आईएसआई के चीफ के जाने के बाद बांग्लादेश के अंदर अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर और हिजबे इस्लामी, ये संगठन जो हैं पहली बात तो एक्टिवेट हो गए। जैसे ही ये संगठन एक्टिवेट हुए, इन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन का एक वेव चालू कर दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी मोहम्मद यूनुस के कमान के अंडर। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उस समय चल रहा था, बाकी अन्य माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार उसी समय चल रहा था। जैसे ही ये सब हो रहा था, इसी दौरान अमेरिका में चुनाव हुआ। अमेरिका में चुनाव होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जीता, तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद यूनुस के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब उसको समझ आ गया कि भाई अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि आने वाले समय में मेरे लिए कुछ अब बचेगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने आते सार ये बात बोल दी है कि भाई हम किसी चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे, इस प्रकार का जो गतिविधियाँ यहाँ की जा रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के कमान संभालने से एक हफ्ता पहले जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस जो है वो पहली बात बांग्लादेश आता है। वो जब बांग्लादेश आता है तो वो बांग्लादेश आकर एक नए संगठन को कंसेप्चुअलाइज करवाता है आईएसआई के अधिकारियों के साथ और बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बैठ के। उस संगठन का नाम रखा जाता है जनवरी में 4 ब्रदर्स अलायंस। इस 4 ब्रदर्स अलायंस में बेसिकली 4 संगठनों को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं। 4 संगठन कौन से? अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी महज और अराकन रोहिंग्या आर्मी। ये 4 अलग अलग प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो थे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, जिनको आईएसआई नर्चर कर रही थी, इन सारों को एकजुट करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन 4 ब्रदर्स अलायंस में पहली बात तो लाया जाता है। और फिर 4 ब्रदर्स अलायंस में लाने के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस 4 ब्रदर्स अलायंस के तहत ये सारे संगठनों को अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी महज, अराकन रोहिंग्या आर्मी, इनको जोड़ दिया जाता है अंसारुल बंगला टीम से, हिजबुल तहरीर से और हिफाजत इस्लामी से। और जब इनको जोड़ दिया जाता है तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर वही हालात हो रहे हैं जैसे बलूचिस्तान में हुए थे, क्योंकि बलूचिस्तान की तरह जैसे ही वहाँ पर छोटे छोटे बलूच रिबल्स को एकजुट किया गया, इसी प्रकार से इन्होंने अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लामी, अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी महज, अराकन रोहिंग्या आर्मी, इन सबको एकजुट करके एक कॉमन संगठन बना दिया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। आज की डेट में बांग्लादेश में इस जंक्चर पर जो सबसे बड़ा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, एक इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। अब दूसरी चीज़ देखिए कि इस दौरान ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुका था, क्योंकि उसने कमान संभालनी शुरू कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आया था, भारत ने उस समय एंटी बांग्लादेश अप्रोच को एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया था। अब वो एंटी बांग्लादेश अप्रोच जिस प्रकार से चली, वो उसके बेसिकली आज की डेट में स्टेप्स हमारे सामने हैं। सबसे पहली चीज़ भारत ने क्या किया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत जो है ट्वीट बेस्ड, यानी कि जो अर्स्टवाइल ट्विटर जिसको आज की डेट में एक्स कहते हैं, ट्वीट बेस्ड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को शुरू किया। इन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि बड़े व्यक्तियों को, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के तहत ट्वीट करवाए जाएं इस चीज़ को लेकर कि किसी प्रकार की हिंदुओं के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर, जो खास करके माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी ऊपर जो अत्याचार है वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। आप एक पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसी दौरान मोहम्मद यूनुस की जो कमान एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने स्टेटमेंट जारी करके बोला कि नहीं, ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है। अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड ने जब यही स्टेटमेंट दिया
कि भाई हम इस प्रकार से किसी भी माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार टॉलरेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली जो है कल आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस की कमान की तरफ से दोबारा से स्टेटमेंट आ गया कि ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इसको इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप इस प्रकार का कोई इतना बड़ा व्यक्ति, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो या डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड जैसा व्यक्ति, अगर इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देता है तो ये सारे विश्व के देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं और इस स्टेटमेंट पे अमल करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट कोई निगम पार्षद ने नहीं दिया है, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति ने दिया है। और ये प्रकार का स्टेटमेंट फिर महत्वपूर्ण तरीके से दूसरे देशों के ओपिनियन को मोल्ड करता है कि बांग्लादेश की रियलिटी क्या है। इस काम में पहली बात तो भारत सक्षम रही। दूसरी चीज़ भारत ने क्या करी कि रॉ ने चुपचाप अपना कार्य चालू करा, और वो कार्य इस प्रकार से चालू करा कि भारत को एक चीज़ ये समझ आ गई कि अगर ये सारे संगठन फोर ब्रदर अलायंस के तहत एकजुट होकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बना रहे हैं तो इसको काउंटर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर हमारे पास एक फोर्स होनी चाहिए। तो भारत की रॉ ने पिछले 2 महीने से चुपचाप कार्य करते हुए एक सबसे बड़ी ये काम करा कि जो अराकन आर्मी थी, जो भारत का एक एसेट था, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो कि एक भारत का एसेट था, उन दोनों को एकजुट कर कर एक यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन ULA इसको बेसिकली पहली बात तो बना दिया। आज की डेट में अगर उनके पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है तो हमारे पास अराकन आर्मी, कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिबेल्स जो हैं यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन के तहत पहली बात तो एकजुट हैं। और ये यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन के लोग आज की डेट में सबसे पहली बात म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हैं और इन्होंने उस बॉर्डर के पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लिया है अपना। और कंट्रोल भी इस प्रकार का किया है कि आज की डेट में अगर मान लीजिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कोई गतिविधि करी तो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन उसको काउंटर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर पहली बात तो तैयार है। तीसरी चीज़ क्या हुई कि भारत की रॉ ने जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके साथ एक डायलॉग चालू करा, और वो डायलॉग हमने चालू नहीं करा बाय द वे, उनकी तरफ से फीलर पहले आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं बट पब्लिक डोमेन में नहीं। एक कोवर्ट लेवल पर, बैकएंड लेवल पर शांतिपूर्वक तरीके से BNP के साथ एक डायलॉग चल रहा है। भारत ने BNP को 2 चीज़ें बोल दी हैं। भारत ने BNP को ये बात सबसे पहले बोल दी है कि देखिए, कोई भी प्रकार का आने वाले समय में पॉलिटिकल सेटलमेंट अगर बांग्लादेश में होगा उसमें भारत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होने वाला है। आपको एक चीज़ ये समझनी है BNP की, इस समय आपके लिए खतरा अवामी लीग शेख हसीना नहीं बल्कि आपके लिए खतरा मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस इसलिए खतरा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस को एक केयर टेकर बनाकर बिठाया गया था और उसको बोला गया था कि 2025 में चुनाव कराया जाए। मोहम्मद यूनुस ये स्टेटमेंट्स कई बार दे चुका है कि चुनाव 2025 में नहीं बल्कि समटाइम इन 26 होंगे। अब वो जानबूझ के 2026 तक चुनाव टालने की प्रक्रिया इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स अभी तक जनरली बाइपोलर होती थी। बाइपोलर का मतलब है कि 2 पार्टियों के बीच होती थी, अवामी लीग या BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। मोहम्मद यूनुस अब आज की डेट में कोशिश ये कर रहा है क्योंकि उसको एलेक्स सोरोस, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से पैसा मिला हुआ है और वो सारे लोग आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप को भी अंडरमाइन करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे वो वहाँ पर भी कर रहे हैं अमेरिका में। तो जॉर्ज सोरोस का पुत्र एलेक्स सोरोस आज की डेट में ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि वो मोहम्मद यूनुस को एक थर्ड एक्टर बनाने के यहाँ पर गेम में है। उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर कुछ वोट्स मोहम्मद यूनुस बेसिकली बांट दे और कुछ वोट्स बेसिकली वो काट दे तो इस प्रकार से मोहम्मद यूनुस वोट कटवा बन जाएगा और ये बंदा जो है इवेंचुअली ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आने वाले समय में ना तो अवामी लीग की ना BNP की सरकार मोहम्मद यूनुस के बिना बनेगी। अब ये चीज़ को देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले यूनुस ने कहा कि चुनाव 2025 में नहीं 26 में होगा। वो चुनाव को टाल रहा है। वो चुनाव को टाल क्यों रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहता है कि आज की डेट में बांग्लादेश में जो वोटिंग एज है वो 18 से कम होकर बेसिकली पहली बात तो 17 हो जाए। अब आप चीज़ को समझिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद यूनुस का सारा खेल स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में जितने भी पूरे बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र हैं वो मोहम्मद यूनुस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वोटिंग एज 18 से कम कर 17 कर दी जाती है तो इस 1 साल के गैप में एक बहुत बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स का जो है मोहम्मद यूनुस के साथ जुड़ जाएगा। इस केस में ये सारा वर्ग अगर वोट कटवा बन जाता है तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि BNP के लिए और अवामी लीग के लिए नुकसान कितना होगा। तो भारत ने ये चीज़ पहली बात तो BNP को बोल दी कि आप जो सुबह से रात बोल रहे हैं शेख हसीना, आपके लिए आपका सांप आपके घर में बैठा है जो आपको डस रहा है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप एक हायर
हायर लेवल पर देखें, जो कि पब्लिक को सामने नहीं दिखता है और पब्लिक के सामने ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस और बीएनपी की लीडरशिप के बीच में बहुत अग्रेसिव खटास हो चुकी है और ये खटास भारत के लिए फेवरेबल है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब क्योंकि तुलसी गबार्ड आई, तुलसी गबार्ड ने भी एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत वो स्टेटमेंट दे दिया। आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर दो चीज़ें होने वाली हैं। एक चीज़ तय है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी प्रकार से लंबे समय तक अब नहीं रहने वाला है, उसका कमान गिरने वाला है। लेकिन आने वाले समय में जिस भी प्रकार से गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों में सबसे पहली चीज़ ये होगी कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएगी। अब शेख हसीना वापस जाकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये आने वाले समय में एक नेगोशिएशन का पॉइंट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन शेख हसीना वापस जाएगी। शेख हसीना के वापस जाने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल अपराध जो आज की डेट में बीएनपी और यहाँ पर आज की डेट में यूनुस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई नहीं लगेंगे। इसी शर्त पर शेख हसीना को वापस भेजा जाएगा। और एक बार शेख हसीना वापस जाती है तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होगा। अब इस समय भारत की जो खुफिया एजेंसी हो या अमेरिका का इंटेलिजेंस हो, इन सब के लिए एक रेस अगेंस्ट द टाइम वाली बात है। वो रेस अगेंस्ट द टाइम वाली बात इसलिए है क्योंकि देखिए, यूनुस को हटाना ज़रूरी है, यूनुस हटेगा ही हटेगा, ये चीज़ तो अनिवार्य है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आने वाले समय में ये इंश्योर करना है कि किस प्रकार से बीएनपी अवामी लीग के बीच में एक सहमति बन जाए, जिससे कि ये जो वोट कटवा मोहम्मद यूनुस है, ये पहली बात तो अलग हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस आउट होता है, एक चीज़ तय है कि उसके थ्रू जितने भी अभी तक फंडेड एसेट्स थे वो बेसिकली पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आज की डेट में अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लामी, अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी महज, अराकन रोहिंग्या आर्मी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये सब निगेट हो जाएंगे। जैसे ही वैसे भी यूएस एड बंद हुआ है, इन सारी संस्थाओं को पैसा पहुंचना कम हो गया है। आईएसआई की सारी गतिविधियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। आईएसआई के लिए अपनी गतिविधियां वहां पर उनके यहाँ शुरू हो गई हैं, बलूचिस्तान से लेकर आज की डेट में सिंधु देश में। तो एक चीज़ तो तय है, शेख हसीना ग्रेजुअली वापस जाएगी। किन कंडीशंस में जाएगी, उस पे आज की डेट में नेगोशिएशन चल रहा है। तुलसी गब्बार्ड ने ये बात भारत को बोल दी है, आप नेगोशिएट कीजिए, हम आपके साथ हैं। अमेरिका का अगर माइट, अमेरिका की शक्ति, अमेरिका का पावर अगर आपको रिक्वायर्ड है इस चीज़ में, तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। एक डेमोक्रेटिक तरीके से यदि मान लीजिए बांग्लादेश में चुनाव होता है, आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के हित में है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मोमेंट पर इस चीज़ को आस लगा के बैठा है कि वो जो पूरा वामपंथिक इकोसिस्टम उसके खिलाफ लगा हुआ था, उसको चुप कराने की उसकी रणनीति है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 1 से 2 सालों में एक नोबल पुरस्कार बेसिकली लेने की तैयारी कर रहा है। इस रीज़न से वो सबसे पहले रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, एक प्रेशर टैक्टिक, आर्म ट्विस्टिंग के तहत अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में फिर से थोड़ी सी लड़ाई चालू हुई है, पर फिर भी वो रुकेगी। लेकिन तीसरा, अगर मान लीजिए इन दोनों बड़ी गतिविधियों के बाद अगर वो बांग्लादेश जैसी टेरिटरी में एक डेमोक्रेटिक चुनाव भारत की मदद से करवा दे, तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप के बेसिकली बुक्स में एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप इसको भी एक क्रेडेंशियल बनाते हुए अपने नोबेल पुरस्कार की जो मुहिम है उसको जारी रख पाएगा। तो यहाँ पर आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद बांग्लादेश की पूरी पिक्चर अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आने वाले समय में 2 चीज़ों पर गौर कीजिएगा। शेख हसीना ने वापस जाना है, जाएगी, कंडीशनल तरीके से जाएगी, कंडीशंस आर इन नेगोशिएशन। और दूसरा, यूनुस, उसका समय कम है, उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस सूजी है।